अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलो बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है कल तक के लेक्चर में से? चलें, गुड है। हमने FOH पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर हमने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन को रिवाइज कर लिया, फिर हमने इन दोनों को ABC के साथ भी मिक्स कर भी देख लिया और ABC को भी रिवाइज कर लिया। ये तीनों के तीनों हमारे ग्रेड 1 में से हैं। मज़ीद 2 टॉपिक्स हैं ग्रेड 1 के अंदर, एक है हमारा लेबर का और एक है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर और दूसरा है लेबर का चैप्टर। यार बेटा मार्कर लेकर आना और ब्लैक कलर के। ब्लू भी ले आना। हाँ हाँ। आज हम इंशाल्लाह क्या करते हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन को परफॉर्म करते हैं। तो आज जब आप ये परफॉर्म कर लेंगे तो आपके 35 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली सिक्योर हो चुके होंगे। 35 से 45 मार्क्स का सबसे बड़ा ग्रेड है और सबसे आसान ग्रेड है। तो अगर हम आसान चीज़ को अपनी पॉकेट में कर लेते हैं, मींस आसान में से हम 70% मार्क्स लेने के काबिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हमने एक अच्छा काम कर लिया है। अब बढ़ते हैं इन्वेंटरी की वैल्यूएशन। जज़ाकल्लाह। इन्वेंटरी की वैल्यूएशन में बच्चों 2 सिस्टम आते हैं जो हमें IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है। एक है पीरियोडिक सिस्टम और दूसरा है परपेचुअल सिस्टम। हमारे CMA में ज़्यादा परपेचुअल सिस्टम यूज़ होता है, पीरियोडिक कम यूज़ होता है। मैं दोनों की बातें करूँगा। दोनों में एक मेथड है FIFO और एक है एवरेज कॉस्ट मेथड। इसी तरह से इसके अंदर भी एक FIFO है और एक एवरेज कॉस्ट, जिसे हम एवको भी बोल देते हैं शॉर्ट के अंदर, वो है। जो FIFO है, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल सिस्टम हो, इसके रिजल्ट्स सेम हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आता। तो रिजल्ट्स हमारे क्या हैं? रिजल्ट्स आर सेम। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी होती है वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इनटू रेट। ये हमारा फार्मूला है और यही फार्मूला इधर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सी चीज़ पहले आएगी वो पहले चली भी जाएगी। तो एंड पर बची कौन सी होगी? जो बिल्कुल एंड पर हमने खरीदी थी या जो एंड पर हमने प्रोड्यूस की थी, एंड पर सिर्फ वो बची होगी। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन या परचेजेस।
अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा या हमारा रॉ मटेरियल होगा तो हम परचेजिंग ले रहे होंगे, अगर हमारी फिनिश गुड होगी तो हम प्रोडक्शन ले लेंगे, माइनस इशू कर देंगे अगर हमारी परचेजिंग हो रही है, मटेरियल की काम कर रहे हैं, या फिर हम सेल कर रहे होंगे। अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा, चीज़ें हमने खरीदी और फिर बेच दी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने का ये तरीकाकार होगा। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी, रीसेंट जो बिल्कुल एंड पर खरीदा होगा उसके रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब होता ये है कि हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि जी आखिरी क्वांटिटी के अंदर ही हमारी बात पूरी हो जाए। मसलन फॉर एग्जांपल हमने ओपनिंग में 10 यूनिट से प्रोडक्शन परचेजिंग की हुई है, हमने 2000 यूनिट्स की, जो इशू किए हैं हमने 1500 किए हैं, तो हमारे पास 510 की क्वांटिटी बच गई। अब हमने देखना है ये 2000 की बाइंग कैसे हुई है। 1 जनवरी को हो सकता है बाइंग हुई हो इसकी 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 रुपये, फिर 1 मार्च को बाय हुआ हो 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52, फिर 1 जून पर बाय किया आपने 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60, फिर 1 दिसंबर को आपने बाय किया 200 बच गए एट द रेट ऑफ 70। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ चुका हुआ है 510, मैंने जस्ट कैलकुलेशन की है। अब मैंने 510 को वैल्यू करना है, तो मैं देखूंगा सबसे एंड पर बाय या एंड पर प्रोड्यूस क्या चीज़ हुई थी, तो वो 200 यूनिट्स हुए थे। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इनटू रेट मुझे करना है। मेरी टोटल क्वांटिटी है 510, ये मैंने पूरी करनी है। मैं सबसे एंड पर देखूंगा यार ये तो मेरे पास पड़ी होगी, तो मैं चुप करके ये 200 की क्वांटिटी ले लूँगा और ये वाला रेट उठा लूँगा। अब मेरे पास 510 में से 200 क्या हो गया, आ गया, ठीक। अब बाकी रह गए 310। 310 में इससे पिछले स्टेप पे जाऊंगा तो 600 में से बाकी के 310 मेरे यहां पर ही पूरे हो रहे हैं। अगर ये यहां पे पूरे ना हो रहे होते, मसलन मैंने 200 का ही एक और यूनिट्स लिया होता तो मैं 200 लेता और फिर एक और पिछले स्टेप पे चला जाता, और ये मेरे पास 60 ये रेट लिया मैंने, तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। चाहे मेरा परपेचुअल सिस्टम हो, चाहे मेरा पीरियोडिक सिस्टम हो, अगर मुझे कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दूं, तो फिर हमें डिस्पाइट परपेचुअल सिस्टम होने के कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगे रहते हैं परपेचुअल सिस्टम होगा तो कार्ड ही बनना है, कार्ड बनना है सिर्फ एवरेज कॉस्ट मेथड में बनना है। इसके अंदर लाजमी है, इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इनटू एवरेज रेट, वो भी इधर नहीं, इधर कॉस्ट कार्ड मस्ट है, कॉस्ट कार्ड मस्ट है, लाजमी है। किसमें, परपेचुअल सिस्टम। इधर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इनटू एवरेज रेट से हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। FIFO हमने देख लिया, हम FIFO चाहे जो मर्जी हो हम रिजल्ट इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा रिजल्ट्स में, ना ही मार्क्स में। और इसके मार्क्स भी अगर आपको कहे होंगे कि FIFO से क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दो और एवरेज कॉस्ट से भी कर दो और कहे कि मैं दोनों से कर दो, तो इस चीज के 9 मार्क्स होंगे, इसके 2 मार्क्स होंगे।
ये फर्क होगा, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है, यहां पर आपको कुछ भी काम नहीं करना। तो ये है इसका FIFO मेथड का शॉर्टकट। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का एक फार्मूला है। फर्क क्या है पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में? फर्क ये है कि यहां पर एवरेज किया जाता है ईयरली बेसिस पर, और यहां पर एवरेज किया जाता है ऑन एवरी रिसीट, हर ट्रांजैक्शन पर किया जाता है, हर रिसीट की ट्रांजैक्शन पर एवरेज होता है। तो डेली बेसिस पर आप कह सकते हैं कि आपकी डेली बेसिस पर क्या होनी है, एवरेज आउट होनी है। जिस चीज डेली बेसिस पर होनी है उसका पूरा एक कार्ड बनाना पड़ेगा, और जो सी चीज साल में होनी है तो उसका कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या एवरेज का? एवरेज का फार्मूला एक ही है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस रिसीट की वैल्यू। रिसीट में अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो परचेजिंग आ जाएगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो पिछले डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन होकर आई है वो आ जाएगी फिनिश गुड की। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस रिसीट की क्वांटिटी। सेम फार्मूला है हमारा किस चीज के, किसके लिए? परपेचुअल सिस्टम के लिए भी फार्मूला ये है। एवरेज इसी से ही होना है। होना सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये पूरे साल के बाद एक ही दफा वैल्यू होना है, एवरेज रेट निकलना। और इधर ये फार्मूला रोजाना हो सकता है, रोजाना 2 3 4 दफा अप्लाई हो रहा हो। जब भी नई नई क्वांटिटी आएगी तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता रहेगा। डेली बेसिस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा, एक ही दिन में 2 2 3 3 दफा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं कि जी प्रैक्टिकली एक ही दिन में पता नहीं कितनी चीजें आ रही होंगी आपकी। कभी एक सप्लायर से आ रही है, दूसरे सप्लायर से आ रही है, तीसरे सप्लायर से आ रही है, तो एक ही दिन में भी एवरेज 2 3 दफा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट का फार्मूला। अब चलते हैं हम कि हमारी इन्वेंट्री है कितनी किस्म की। हमारी इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल, जिसकी हमें इस तरीके से क्या करनी है, वैल्यूएशन परफॉर्म करनी। दूसरी है वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये उधर जाके अप्लाई हो रही है मेजरली। ठीक, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अबव प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। तो जब WIP की वैल्यूएशन करनी है तो फिर वो यहां पर नहीं हो रही होगी, उसके लिए हमारा दूसरा ग्रेड प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाएगा। स्टोर एंड स्पेयर्स है, ये चीज़ें होती हैं जैसे आपके स्टोर के अंदर रजिस्टर पड़े होंगे, कोई ग्रीस पड़ी होगी, कोई टूल्स पड़े होंगे, कोई मोल्ड्स पड़े होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वो वाली सेम मटेरियल की तरह से इसने डील होना है। फिनिश गुड है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर इसको ज़रा डिटेल में इससे खेलना हो तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में फिनिश गुड की भी वैल्यू करते हैं। तो फिर हमारे जो पहले ग्रेड में मेजरली काम हुआ वो या तो हुआ रॉ मटेरियल के खरीदने का और उसके इशूस करने का ज़्यादा काम, और या फिर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस के वाले से ज़्यादा काम आ जाएगा।
उसकी वैल्यूएशन की परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो ये हमारा सिनेरियो है जो हमने देखना है। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या कुछ आ जाता है। तो हमारा जो IAS 16 में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें यहाँ पर आती हैं, कोई चेंज नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि जी इन्वेंट्री ने इंस्टॉल नहीं होना होता, बाकी सारी वही चीज़ें ही होती हैं। परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसमें से इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या रिबेट सब्सिडीज ये आप लेस कर देते हैं। इवन सेटलमेंट डिस्काउंट ने लेस होना है, जिसका हम डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट एंट्री पास, सॉरी क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव एंट्री जो पास कर लेते हैं तो वो इन्वेंट्री को ही क्रेडिट हो जाएगी। इनिशियल डिलीवरी, कैरेज वगैरह, फ्रेट वगैरह ऐड होगा, हैंडलिंग चार्जेस ऐड होंगे, ऑक्ट्राई चार्जेस या टोल प्लाजा चार्जेस ऐड हो जाएंगे, आपकी रस्ते की इंश्योरेंस अगर बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंश्योरेंस रस्ते की जर्मनी से लेके पाकिस्तान की इंश्योरेंस ऐड हो जाएगी। कोई बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व होता है तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो हमें बैंक के पास जाके ओपन करवाना पड़ता है, वो ऐड हो जाएगा। क्लियरिंग एजेंट चार्जेस ऐड अप हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ चार्जेस हैं इंपोर्ट के लिए हैं। ये उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। साजिद लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, लिस्ट प्राइस है, कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स है, रिफंडेबल सेल्स टैक्स। तो रिफंडेबल सेल्स टैक्स को शामिल नहीं करेंगे। कैरेज कमीशन पेड टू एजेंट फॉर क्लियरेंस, यस शामिल होगा। लिस्ट प्राइस ऑफ दिस वन ₹1000 में है, इज एक्सक्लूडिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ₹50,000। ये क्या कर देंगे, ये निकाल देंगे। 10-50 में से 50 निकल जाएगा और 1000 बच जाएगी। बाकी चीजें आप ऐड अप करेंगे, आपकी कॉस्ट डिटरमिन हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखने में मुश्किल, करने में काफी हद तक आसान है। और ये कह सकते हैं हिस्ट्री का एक कोई पास पेपर है, ठीक। लेकिन CMA में नहीं पूछा गया हुआ। इन्वेंट्री है, FAR 1 में टेस्ट हुआ करती थी, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में टेस्ट हुआ करती थी। तो ये उधर से एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्टेड है। खेड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 15। द एंटिटी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड वैल्यूज इट ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। 1 ton of material is produced into 1 ton of finished good। 1 टन मटेरियल लगता है 1 टन फिनिश गुड बनाने में। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेट्स टू 2015। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, हमने परचेज किया, परचेज है 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल पर वीक हम परचेज करते हैं रूटीन में। इसका मतलब है 52 वीक्स हम ये करते रहे होंगे। प्राइस है उसकी 1 लाख पर टन ऑन 1 जनवरी, इंक्रीजिंग टू 1.5 लाख पर टन ऑन 1 जुलाई। इंपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर 10,000 पर टन लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 20,000 पर टन लग रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट, अब चीज़ें बन रही हैं, अब मटेरियल भी आ गया, फिनिश गुड भी आ गया। इस तरीके से आपको फिनिश गुड भी ऐड अप करके पूछा जा सकता है कि शॉर्ट में ही आपको कुछ डाटा दे दे और कहे चलो आओ खेलो। प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी 1000 टन पर वीक है। मीन्स जितना मैं खरीद रहा हूं उतना ही मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा, तो उतनी ही प्रोडक्शन में कर लूंगा। वेरिएबल कॉस्ट 25,000 पर टन, फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन पर वीक है। एक वीक की कितनी, 30 मिलियन। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2015, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है मटेरियल 2000 टन, फिनिश गुड भी 2000 टन, और मुझसे रिक्वायर किया गया कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 15 इन अकॉर्डेंस विद IAS 2। और ये IAS 2 हमारे यहाँ पर CMA में अप्लाई होना है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV ही हमने करना है यहाँ पर भी।
और इस वक्त अब इसका एम्फेसिस मैं पहले भी बता चुका हूं, ना तो PRC 4 के अंदर उस तरीके से उस एक्सटेंट के ऊपर ये चीज़ मौजूद है, ना ही FAR 1 में ये चीज़ पूछी जा रही है, ना ही FAR 2 में पूछी जा रही है। तो पूरे कैफ में अब इस चीज़ को पूछे जाने की जगह सिर्फ एक बच गई हुई है, वो है CMA। लिहाजा अब CMA में मेरे नज़दीक इसका एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए है। – 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन इसका, फिर दरमियान में 2021 तक खामोशी रही है CMA में, और फिर अब 2021 में 2 दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है, 21 और 22 में। एक ऑटम 22 में नहीं पूछा गया, उससे पिछली 2 अटेम्प्ट्स में पूछा गया हुआ है। इंशाल्लाह करेंगे हम क्वेश्चन, और आई बिलीव इट सो वंस अगेन स्प्रिंग 23 में भी पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाता है, कैसा नहीं पूछा जाता, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं, अपनी जजमेंट ज़रूर लगा सकते हैं। अब मुझे कहा गया कि मालूम करो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और मैं मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, FIFO को कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ मैंने पढ़ा है FIFO है, ठीक है जी। तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट 2000 जो मटेरियल पड़ा हुआ है, क्या कैसे वैल्यू होगा, जो एंड पर रेट लगेगा मटेरियल का बस वो होगा। अब इसका मतलब जो 1 लाख पे मैं खरीद रहा था 1 जनवरी पर, ये अब किसी खाते में नहीं आना, क्या आएगा, 1.5 लाख वाला आएगा, ये 20,000 10,000 वाला आएगा, 20,000 वाला आएगा, टोटल 1,80,000 रेट बन जाएगा इसका। बेस्ट है कि मैं बड़े आराम से क्या करूं, एक कॉस्ट कार्ड हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा है, कॉस्ट कार्ड सीखा है। क्या मुझे फिनिश गुड की भी वैल्यू करना है, जैसे हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स करके मार्जिनल कॉस्टिंग करते थे, फिर एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेते थे, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती थी जो कि फुल कॉस्ट होती थी, और वही चीज़ हम फिनिश गुड को अप्लाई कर देते थे। तो वही सेम काम कर देना, और कुछ नहीं। सोचने की बात है कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो बहुत आराम से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि 180 मल्टीप्लाई बाय 2000 मटेरियल वैल्यू हो जाएगा, और 180 के अंदर ये 25,000 वेरिएबल FOH, और यहां से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। 30 मिलियन पर वीक है, और एक वीक के अंदर 1000 टन बनाते हैं, तो 1 टन के ऊपर क्या लगेगा, वो आप 1 टन का रेट निकाल लेंगे, ये पर टन है ना, तो पर टन रेट निकाल लेंगे और क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे। आए जी, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है। मटेरियल लेबर, मटेरियल इंपोर्ट ड्यू टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और ये मैंने रेट निकाल लिया फिक्स्ड FOH का, नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी, ये फुल कॉस्ट आ गई। 235 को रेट लगाऊंगा, 2000 टन फिनिश गुड के ऊपर मेरी वैल्यू होकर आ जाएगी। ये है सिंपल सी कहानी। अब चलते हैं हम जरा सी मुश्किल कहानियों की तरफ। हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है जी, NRV। NRV होती है हमारी एस्टिमेटेड फाइनल सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड। मैं रॉ मटेरियल भी बना रहा, मेरे पास रॉ मटेरियल है, उसको मुझे वैल्यू करना है, तो भी मुझे फिनिश गुड की वैल्यू को लेना है कि फिनिश गुड कितने में बिकेगा उससे बनने वाला, माइनस कॉस्ट टू सेल, उसको फिनिश गुड को बेचने का, माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, मटेरियल के ऊपर लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेगा, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, तो कितना खर्चा होगा। हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं ये वाली चीज़
ज़्यादातर आप लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखी होगी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर करें या ना करें, वहां पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि फिनिश गुड की सेल प्राइस को देखते हैं, फाइनल सेल प्राइस को देखते हैं और मजीद कितना खर्चा हो रहा है इसको मुकम्मल करने पर या रिपेयर करने पर। तो ये हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो गया। एनआरवी भी आ गई और अगली चीज है कि आपको वैल्यू कैसे करना है। हम कॉस्ट वर्कआउट करेंगे, उसको एनआरवी से करेंगे कंपेयर। अच्छा, अब आ जाती है बात, इन्वेंट्री हो या फिर और कोई चीज हो, पूरा सीएमए में दो चीजें बच्चों घूमती हैं, एक मार्कअप एक मार्जिन। मार्कअप और मार्जिन। मैंने दो फार्मूला सीखे थे इसके व्हेन आई वाज इन बीकॉम, फिर मैंने ये दो फार्मूलाज अपने सीए के अंदर इस्तेमाल किए, फिर जब से स्टडीज़ टीचिंग करवा रहा हूँ मैं ये दो फार्मूलाज ही लेकर चलता हूँ। इससे हमारा जान छूट जाती है उस चीज़ के ऊपर कि 100 को क्या, कौन सी चीज़ को 100 एज्यूम करना है, किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। दो फार्मूलाज, जिंदगी आसान रहेगी। S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर, मुझे नहीं पता कि, और C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस आर। प्रॉफिट अप्लाई होता है सेल प्राइस के ऊपर, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करना है तो कॉस्ट पर पहुंचेंगे। प्रॉफिट अप्लाई होता है कॉस्ट पर, और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस पर पहुंचेंगे। दूसरा फार्मूला प्रॉफिट का SR और प्रॉफिट का CR। अब मुझे जो सी मर्जी चीज़ दे दी जाए, मैं इन दो फार्मूलाज के ऊपर जस्ट ये देखूंगा कि मेरा मार्जिन है या मार्कअप है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसका छोटा सा पार्ट करूंगा ताकि ये चीज़ भी रिवाइज हो जाए। HM हैज़ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन हैंड, और हर प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, तमाम प्रोडक्ट्स को सेपरेटली वैल्यू करना है। कॉस्ट दी हुई है, मैं सिर्फ दो कॉस्ट्स को चूज करूंगा। एस्टिमेटेड सेल प्राइस 20% ऑफ मार्कअप, 15% मार्जिन पर। कॉस्ट मेरे पास मौजूद है 100 एंड 270, या कोई और ले लेते हैं, ये तो 100 है, बड़ा आसान हो जाएगा। 270 एंड 830 ले लेते हैं, बी एंड सी प्रोडक्ट। कॉस्ट बी सी, कॉस्ट एक की आ रही है 270 और दूसरे की आ रही है 830। यस, मेरा एक कॉलम हो गया कॉस्ट का। अगला कॉलम एस्टिमेटेड सेल प्राइस। आई डू हैव कॉस्ट, मुझे कहा गया है कि जनाब आपका 15% मार्जिन लगना है, तो मैंने किधर फार्मूले में आना है, इस फार्मूले पे आना है, और मैंने कहना है कि मुझे कॉस्ट पता है 270 और मुझे मालूम करनी है क्या चीज़, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस C इज इक्वल टू 1 माइनस C डिवाइड बाय 1 माइनस R। कॉस्ट 270 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 पॉइंट कितने परसेंट, 15%, 0.15। मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। 830 वाले के ऊपर 25% मार्कअप, तो मुझे क्या करना है, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर। कॉस्ट मेरे पास मौजूद है 830 इंटू 1 प्लस 0.25, मेरे पास सेल प्राइसेस आ जाएंगी। जिनको 100 के ऊपर फुल फ्लेज
स्ट्रॉन्ग काम है तो बेशक वो यूज़ करते रहें, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन होती हैं तो बस ये 2 फार्मूलाज याद कर लें। मैंने बीकॉम में याद किए थे, उसके बाद आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह भूले नहीं है। अगर किसी को भूल जाएं इसका ये बने कैसे हैं, तो ये उसी तरह से ही बने हैं जिस तरह से आपने 100 वाली चीज़ें अज्यूम करके करते हैं। अब इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको समझा सकूं कि ये बने किस तरह से हैं, फिर कभी इसको समझ लेंगे। फिलहाल क्रैम ज़रूर कर सकते हैं। जी क्या वैल्यूज़ आई बेटा, मैं नहीं तो देख लेता हूँ। 317.7 और दूसरे की आ गई 1037.5। ये मेरी सेल प्राइस आ गई। अगली चीज एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ये हमेशा किसके ऊपर होती है? सेल प्राइस पे होती है, ना भी लिखा हो तो सेल प्राइस पर। कॉस्ट टू कंप्लीट, ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, उसका परसेंटेज है 7%। इसको क्या करेंगे? रेशो ऑफ क्रेडिट सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। भाड़ में जाए, हमारे फार्मूलाज में नहीं आ रही, ना तो एनआरवी के फार्मूला में आ रही है, ना ही किसी और चीज के फार्मूला में आ रही है। हमें तो कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल चाहिए, नथिंग एल्स। तो जोन्स जो सी भी चीज इजाफी दी हो अगर आपको, उसको क्या कहो? साइड पर हो जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो एक इजाफी चीज आई। अगली चीज रिकवरी कॉस्ट। स्टूडेंट ये गलती कर जाता है, रिकवरी कॉस्ट को भी जल्दी जल्दी क्या करता है? परसेंटेज अप्लाई करता है कि शायद ये कॉस्ट टू सेल है। रिकवरी है, डेटर से रिकवर करने के लिए खर्चा है, बाद में जाए नहीं चाहिए। बैड डेट एक्सपेंस नहीं चाहिए। तो ये तीनों कॉलम्स क्या थे? इजाफी थे। मैंने आपको मार्कअप मार्जिन सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू सेल, वो तो डायरेक्ट परसेंटेज लगेगी, एनआरवी आ जाएगी। इन दोनों में से लोअर देखेंगे आप। और अगली चीज जो मुझे बतानी है वो है एनआरवी एडजस्टमेंट। मैं फाइनल वैल्यू के ऊपर आता हूं, एनआरवी पर। इन दोनों की बस बी और सी की एनआरवी आ चुकी है 289 एंड 809, 289 एंड 809। अब मेरी एनआरवी कम है कॉस्ट से, इसका मतलब है 29 से मुझे अपनी कॉस्ट को करना है कम, और इधर मेरी कॉस्ट कम है इससे, तो लिहाजा इधर कुछ भी नहीं करना। मेरा क्लोजिंग स्टॉक 270 पर होगा और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक मेरा 809 पर होगा। ये जिस वैल्यू से मुझे कम करना है इसकी एंट्री होती है बाकायदा तौर पर परपेचुअल सिस्टम में, और हम सीएमए में परपेचुअल सिस्टम ही अप्लाई कर रहे होते हैं। और एंट्री फिर क्या होगी? मुख्तलिफ सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि आप डील किसको कर रहे हैं, आप डील किसको कर रहे हैं। एक फ्लो है हमारा। अगर मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल किधर जाता है? इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल किधर जाता है? एफओएच में जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल यहां से निकल के यहां पर जाता है। इसी तरह से मटेरियल के जितने लॉसेस हैं ये भी यहां पर जाते हैं, एफओएच को जाएंगे। हाँ, यहां पर क्या आ गए? ये सारे एक्चुअल खर्चे आ गए। यहां से एफओएच क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और जितना भी जो डिफरेंसेस हैं वो एफओएच अंडर या ओवर के जरिए क्या हो जाएंगे? डील हो जाएंगे।
ठीक, तो ये देखना है आप काम किसका, आपको काम किसका कहा गया है, एंट्री उसके मुताबिक होगी। ये लॉजिक है बस समझने वाली। अगर मैं चीज आगे पहुंचा चुका हूं और मुझे कहा जा रहा है कि भाई तू फिनिश गुड कर रहा है, तब फिनिश गुड तो यहां पर पहुंच चुकी हुई है, उसके अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, सब कुछ आ चुका हुआ है। नाउ इट इज ओवर हियर। अब इसके अंदर अगर एडजस्टमेंट करनी है तो इससे अगला स्टेप एक ही है, वो है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें अगर एनआरवी एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी, इसके लॉसेस को डील करना पड़ेगा, तो उसने इधर ही जाना है या इधर जाना है, या फिर जा सकता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी लेस एक्सपेंसेस के तहत यहां पर दो ऑप्शन। अगर मेरा नॉर्मल लॉस है तो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, लेकिन अगर मेरा स्क्रैप है तो क्या आप स्क्रैप अकाउंट बनाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर? क्यों बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग में स्क्रैप अकाउंट बनाते हैं? नहीं बनाते? बनाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में स्क्रैप में जाती है चीजें, जर्नल एंट्रीज पूछता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, बनाते हैं, उसके अंदर जाती है। अब नॉर्मल लॉस कहां पे ले जाते हैं? कहीं ना कहीं पे तो लेके जाते हैं ना। वो बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता? तो जब बेचा जाता है तो किधर जाके हिट करता है? स्क्रैप अकाउंट में हिट करता है। और वो स्क्रैप अकाउंट क्या होता है? वो अल्टीमेटली यहां पर हिट कर रहा होता है। तो दिस इज द लॉजिक। तो अगर फिनिश गुड हो तो अगर उसका नॉर्मल लॉस है तो वो इधर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अल्टीमेटली जा सकता है, अदरवाइज वो यहां पर आएगा और हिटिंग करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। ये लॉजिक बस रहनी है। मटेरियल की इन्वेंट्री के लॉसेस कहां पर जाएंगे? एफओएच। फिनिश गुड की इन्वेंट्री के लॉसेस कहां पे जाएंगे? यहां पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी, ये चीज ज़हन में रखनी है कि आप कर क्या रहे हैं, बस, और कोई खास चीज नहीं है इसमें। और कोई खास चीज वो नहीं कह सकता, आपको डीलिंग करने का कहेगा कि चलो भाई आओ डील करो। एक वैल्यूएशन कर ली। अब आपके पास बच्चों 3-4 मिनट हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये हमें वैल्यूएशन दी हुई है। ठीक, आप 3-4 मिनट लगाएं और इसमें मुझे एनआरवी एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर दे दें कि क्या इसने जो कैलकुलेशन की हुई है 50,000, ये ठीक कैलकुलेशन की हुई है या नहीं ठीक की हुई, क्या करनी चाहिए। ये छोटा सा क्वेश्चन, 5 मिनट के लिए कैमरा ऑफ, ताकि घर वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको ज़रा टाइम ना लगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये ऊपर चीज़ मैं लिखा रहने देने लगा हूँ, ये यूज़ करते रहेंगे। अच्छा बच्चों, जब भी कभी मटेरियल आ जाए, अब यहाँ पर है वर्किंग पेपर रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड एट 31 दिसंबर 2002, द एंटिटी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 प्रोडक्ट लाइन्स। 2 प्रोडक्ट लाइन्स हैं, एक एयर कूलर एक फैंस। उसके लिए मटेरियल भी पड़ा हुआ है, कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ फिनिश गुड है। ठीक, उसने क्या किया है, आपकी वैल्यूएशन कर दी है रॉ मटेरियल की बेसिस पर, WIP की बेसिस पर और फिनिश गुड की बेसिस पर। और इस अम्ब्रेला में 2 प्रोडक्ट्स, एयर कूलर और फैन, ये डाल दिए। ये उसने काम किया, हालांकि ऐसे कभी वैल्यूएशन करनी ही नहीं है। इसको इसके उलट वैल्यूएशन होनी चाहिए कि एसी के अम्ब्रेला में और फैन के अम्ब्रेला में आपका रॉ मटेरियल भी आ रहा हो, WIP भी आ रहा हो और फिनिश गुड भी आ रहा हो।
रॉ मटेरियल भी आ रहा हो, WIP भी आ रहा हो और फिनिश गुड भी आ रहा हो। नंबर 1। नंबर 2, आपको कॉस्ट और NRV का जो कंपैरिजन करना है वो उसकी फिनिश गुड की वैल्यू की बेस पर करना है। रॉ मटेरियल को कंपैरिजन में नहीं लेकर आना। उसने क्या किया है, उसने ये किया है AC और फैन की कॉस्ट को जमा किया, 2 लाख किया, रॉ मटेरियल 50 और लाख को जमा किया, 1.5 लाख किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। यहां पर आया WIP में, उसने कहा कि ये दोनों कम है। यहां पर आया, उसने कहा कि NRV कम है, यहां पर नहीं होना। हमें एनालाइज करना है AC की एक 60 की वैल्यू और एक 10 की वैल्यू। फिनिश गुड, AC का फिनिश गुड एक 60 और एक 10। अगर तो ये NRV फिनिश गुड की कम है, मैंने यहां पर क्या लिखा था, NRV भी कौन सी लेनी है आपने, फिनिश गुड की। अल्टीमेट फिनिश गुड को देखना है, तो आपने अल्टीमेटली फिनिश गुड को देखना है कि इस रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होने वाला जो फिनिश गुड है, क्या वो उसकी NRV कम है या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। फिनिश गुड 320 330, एक फैन है 160 220, फैन 160 और 220, 160 220, इसकी NRV तो कम है ही नहीं, लिहाजा इस तीनों का कंपैरिजन होगा ही नहीं, वो कॉस्ट के ऊपर ही वैल्यू होगा, इसका NRV के साथ कंपैरिजन होना ही नहीं। इधर चूंकि वैल्यू फिनिश गुड की कम है, लिहाजा इससे रिलेटेड मटेरियल और WIP दोनों को उठाकर लेकर आएंगे। मटेरियल है 80 और 50, 80 और 50, और WIP इससे रिलेटेड है 60 और 50, 60 एंड 50, और आपकी NRV एडजस्टमेंट जो लॉस हो रहा है, जिसकी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, 30 10 और 50, टोटल 50 90 की एडजस्टमेंट होगी, और ये वाले सारे के सारे कॉस्ट पर ही जाएंगे। रॉ मटेरियल WIP, रॉ मटेरियल कौन सा था जी, फैन था, फैन एक 20 100 और 160, एक 20 100, एक 20 100, इसमें कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, नॉट नीडेड। लिहाजा रॉ मटेरियल वगैरह की जब भी आए बात, तो उससे रिलेटेड क्या देखनी है, फिनिश गुड की वैल्यू देखनी है, क्या वो भी कम है या नहीं है अपनी कॉस्ट से। ये है इसका आंसर, ये हमने बनाया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था ज़हन में, तो अब तो आ गया ना, पेपर में अगर कभी आ जाएगा। इसमें ये नहीं है कि जी हम परेशान होने शुरू कर दें कि हमें तो आता ही नहीं है, हमें बहुत कुछ आता है, हम आराम से पास हो सकते हैं अगर हम मेहनत जारी रखें तो। लेकिन अगर हम अपना मोरल डाउन कर लेंगे तो क्या होगा, फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, यार मुझसे तो नहीं होना। ठीक, आप लोग तो माशाल्लाह जीनियस बंदे हैं, पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं। अगर मेरे जैसा नालायक बंदा क्वालिफाई कर सकता है, तो आपके जैसे तो लाइक फाइक आराम से कर सकते हैं बच्चों। है कि नहीं है ना। जनरल एंट्रीज रिवाइज करते हैं जी। जनरल एंट्रीज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जनरल एंट्रीज मिले, उनका क्वेश्चन आए, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जी आपको वैल्यूएशन का आए, और एक और चांस भी है कि आपको क्या आए, मर्ज होकर आए।
ठीक। मटेरियल परचेज करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट, पेबल क्रेडिट। इन्वेंट्री इशू करेंगे मटेरियल की तो क्या होगा, WIP डेबिट और इन्वेंट्री मटेरियल की क्रेडिट। इन्वेंट्री रिटर्न्ड टू वेंडर, वापस भेज देते हैं, पेबल या कैश डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। When raw material is returned from production to store, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस इन्वेंट्री वाले स्टोर के अंदर आ गया तो WIP से निकलकर वापस किस में आ गया, मटेरियल में आ गया, तो WIP क्रेडिट हो जाएगा और मटेरियल डेबिट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, शॉर्टेज वगैरह हो जाए या इवन वो सारी वो लॉजिक मैं इसकी बता चुका हूँ। इधर मटेरियल देख रहे हो किधर जाना है, FOH में लेकर जाओगे, ठीक है। फिनिश गुड देख रहे हो किधर लेकर जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेकर जाओगे। तो लॉजिक के ऊपर चलेंगे, जिंदगी सुकून में रहेगी। पता चले हम रट्टा लगाते हुए क्या करें, उलट कर जाए, तो रट्टा से ज्यादा चीज स्ट्रॉन्ग क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV एडजस्टमेंट भी किधर जानी है, FOH डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लेंथी क्वेश्चन हो, असल चीज क्या है आपकी, ये कॉन्सेप्ट है कि इसने जाना किधर है। चाहे आपका कॉस्ट फ्लो का चैप्टर हो चाहे आपका मटेरियल का चैप्टर हो, लॉजिक से एक ही है। ये कॉस्ट फ्लो के ही कह लें, कॉस्ट फ्लो में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, उसका एक हिस्सा उठाया और मटेरियल के अंदर एंट्रीज आ रही हैं, नथिंग एल्स। चलें जी, अब हमारा असल काम शुरू हो रहा है। जी जब लॉस हो जाएगा, अगर वो स्क्रैप हो गया है, अगर वो स्क्रैप हो गया है, डैमेज हो चुका हुआ है, वो एबनॉर्मली डैमेज ही होगा ना, ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर एबनॉर्मली डैमेज चीज इधर चली जाएगी। और अगर रूटीन की चीज है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, NRV एडजस्टमेंट जैसे है, वो इधर आ जाएगी। ले जाए, क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि नॉर्मल लॉस है, ठीक है ना। एक रूटीन चीज है, उसने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि डैमेज नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है, कोई उसकी जस्ट NRV एडजस्टमेंट टाइप की वजह से वो काम हो रहा है, एक नॉर्मल लॉस है, वो इधर ले जाओ, ठीक हो गया बेटा। तो वही लॉजिक है। ले जी, एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ऑरेंज लिमिटेड का। वंस अगेन बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, थ्योरी के ऊपर जोर दे लो। 10-15 मार्क्स की थ्योरी, 10-12 मार्क्स की थ्योरी मुफ्त के मार्क्स होते हैं। कौन से मार्क्स होते हैं, मुफ्त के मार्क्स होते हैं, और वो मुख्तलिफ जगहों से एड अप कर रहा होता है। आइडेंटिफाई एनी 4 सिचुएशन अंडर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मे एक्सीडेड्स NRV। क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जब आपकी कॉस्ट ज्यादा हो NRV से, आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, डाउन हो जाएगी। आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्या हो जाएगी, वैल्यू NRV, कॉस्ट कम हो, ठीक है जी, NRV कम हो जाएगी। आपकी इन्वेंट्री आउटडेटेड हो चुकी हुई है, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक है, बड़ी सही सलामत है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है। तो यार ये 3 रीजंस हैं, किधर गई, 1 2 3, सादी सी बात, फार्मूले के अंदर से सोच लो कि कॉस्ट NRV क्यों ज्यादा हो सकती है, सेल प्राइस कम हो गई, कॉस्ट टू सेल बढ़ गई, कॉस्ट टू कंप्लीट बढ़ गई, सादी सी बात। एक फार्मूले में सारी चीजें मौजूद हैं। अगर हम लॉजिक सोचें तो आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल ठीक होती है, जैसे मोबाइल का फोन्स हैं,
बिल्कुल ठीक है। नया मार्केट में एक कंपेटिटर का मोबाइल आया, एकदम से वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें होल्डिंग कॉस्ट वगैरह आ सकती है बेटा? ओ नहीं यार, 4-5 रीज़न है, पढ़ लेना, ज़हन में बिठा लेना, नहीं पढ़नी तो वो फार्मूले के अंदर से उठाओ, 3 चीज़ें लिख दो कम से कम। अगर 4 चीज़ें लिखनी है तो 3 चीज़ें तो लिख ही सकते हो ना उधर से, फार्मूले में 3 चीज़ें तो हैं ही ना। तो लॉजिक भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए हमें कि यार कहाँ से एक चीज़ को लिखा जा सकता है। रिक्वायरमेंट तो 2 या 3 मार्क्स इसके होंगे, पता नहीं क्यों नहीं मैंने लिखे हुए, कॉपी नहीं हुए। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी करनी पड़ रही हैं, तो वो कौन सी होंगी, एनआरवी एडजस्टमेंट टाइप की चीज होंगी, ठीक है। नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या कोई मिस्टेक्स आपसे हो चुकी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए। अगले चीज, कितने मार्क्स हैं बेटा? 10 मार्क्स। डिटरमिन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 21। ये क्या चीज पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो जब तक हम ये सारी की सारी वर्किंग नहीं करेंगे, क्या हम एडजस्टमेंट बना सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है जस्ट एक हिसाब से टोटल करने के मार्क्स होंगे इसके, बाकी सारे मार्क्स इसमें छुपे हुए हैं, एडजस्टमेंट प्लस उसकी वर्किंग के। एडजस्टमेंट 3-4 होंगी और उनके पीछे मार्क्स सारे के सारे उसकी वर्किंग के होंगे। आए जी करते हैं इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह। Origin Limited manufactures 4 products. The information related to its inventory of each product for the year ended 30 जून 21 is as follows. कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 15,000 है, 25,000 है, 5,000 है, 8,000 है। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, उसने बता दिया है कि मैंने एवरेज कर कर लेकर आया हूँ 800, 700, 900, 1275। रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। क्या सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है? क्यों जी, नहीं होता यार, सेल्स टैक्स रिफंडेबल ही कंसिडर होता है। क्या इनकम टैक्स भी रिफंडेबल हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स इसके अंदर नहीं लेकर आता, सेल्स टैक्स ही लेकर आएगा। चीजें हमने बाय की हैं तो उनके ऊपर सेल्स टैक्स ही लगना है, इनकम टैक्स नॉर्मली नहीं लगता। तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है, कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स अगर लिखा हुआ तो वो उसने दिया भी इसलिए इंक्लूसिव ऑफ 10%, तो वी शुड टेक द एक्सक्लूसिव वैल्यू। अब 90%, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही 2 फार्मूले बताए हैं, मैं आपको 2 और फार्मूले बता देता हूं कि कभी भी आपको कोई मुश्किल हो, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर। यही वाला फार्मूला इस तरह से भी इस्तेमाल होता है, आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डेक्रीज या डिस्काउंट इनटू 1 माइनस आर। ये फार्मूला इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। अब क्या सेल्स टैक्स के अंदर, अब आपने बोला अभी 90%, क्या बोला 90%, जल्दी नहीं मचानी है पेपर में। क्या ये इंक्लूसिव लिखा हुआ है? बोलें जी, इसका मतलब ये आफ्टर इंक्रीज वैल्यू होगी। बोले इसमें 10% शामिल हुआ होगा। मुझे कौन सी चाहिए? बिफोर इंक्रीज चाहिए। मेरा ये वाला फार्मूला आएगा, आफ्टर इंक्रीज 1144, 10% इंक्रीज होने के बाद। अब मुझे क्या चाहिए?
बिफोर इंक्रीज, ये वाली चीज उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। मेरा आंसर क्या बनता है जी, 1040। दिस इज अ डिफरेंस कि हम लगाते हैं क्विक काम, क्या करते हैं हम क्विक काम करना चाहते हैं और क्विक काम के अंदर क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। तो काइंडली छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनके फार्मूलाज बना लो, आसानी हो जाएगी। सोचो कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। हमें यही मसला रहता है हमेशा, सीएमए में बहुत बड़ा मसला है, 90% लगाएं कि 110% लगाएं, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, तो रोला खत्म होता है इन 2-3 फार्मूला से, इन सारी चीजों का रोला खत्म होता है, मेजॉरिटी चीजों का रोला खत्म होता है ये वाला। जस्ट सोच लो कि ये इंक्लूसिव आफ्टर इंक्रीज होगा या आफ्टर इंक्रीज नहीं होगा। यू नीड एक्सक्लूडिंग वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारी गलती हो रही थी, अगर हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग प्राइस, ठीक है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 2400 इस इन्वेंट्री में शामिल हैं। रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट्स, इन खराब यूनिट्स को ठीक करने के लिए, कॉस्ट टू कंप्लीट करने के लिए, कॉस्ट टू रिपेयर करने के लिए खर्चा करना होगा। अब आते हैं आगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी आर डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन। या मैं ये बाद में ना पढ़ लूं जरा, अगर बुरा ना मनाए तो बाद में पढ़ लूं, मैं इसका फॉर्मेट बना लूं, कैसे बनना चाहिए। एक चीज मैंने आपको बता दी, इसकी वर्किंग बाद में करेंगे। बेटा जी अपने आप को अगर आप फॉर्मेट्स के अंदर ढाल लेना तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने में। आप लें अपनी प्रोडक्ट्स, पहला कॉलम, ठीक है जी। अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट है, तो सबसे आसान काम है एनआरवी पर यूनिट से कंपेयर करो और बाद में उसकी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे आसान तरीका कार होगा आपके लिए। तो आप क्या करें, यहां पर लें कॉस्ट पर यूनिट, आगे आए सेल प्राइस के ऊपर, फिर बनाएं कॉस्ट टू कंप्लीट, फिर बनाएं कॉस्ट टू सेल, फिर ले आए एनआरवी पर यूनिट। ये मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एनआरवी की कैलकुलेशंस है, ये वाला फार्मूला है, नथिंग एल्स, ठीक है जी। फिर इन दोनों में से ले लोअर, क्वांटिटी यहां पर बना लें तो ज्यादा अच्छी बात है, शुरू से ही काम क्वांटिटी का किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। यहां पर प्रोडक्ट लें, अब इसको दे दें एबीसी का नाम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ये ई, और ई में एनआरवी कैसे बनेगा, सी एफ, इसको एफ का नाम दे, और एफ इज इक्वल टू सी माइनस डी माइनस ई, सी माइनस डी माइनस ई, क्या आपने कर लिया। और लोअर किससे किस किस को कंपेयर करना, बी एंड एफ, बी वर्सेस एफ, और इसको नाम दे देते हैं हम डी एफ जी, और फिर मेरी वैल्यू क्या होगी,
वैल्यू कैसे आएगी? क्वांटिटी इनटू रेट, यही होता ना फार्मूला। क्वांटिटी मेरी कहां पर है? ए में, और रेट मेरा कहां पे फाइनल हो गया? यहां पर, ए इंटू जी। ये आपने पूरा काम कर दिया। किसके लिए? ये 3 मार्क्स के लिए, प्लस ये भी एनआरवी एडजस्टमेंट यहां पर ही हम एक कॉलम के जरिए बना लेंगे। अब आपने प्रोडक्ट्स कितनी हैं? 4। क्या 2 प्रोडक्ट्स के अंदर डैमेज यूनिट्स भी हैं? जी, 2 में डैमेज यूनिट्स भी हैं, ऐसे ही है। तो पेज पूरा हमारे पास है। आप ये काम 2 पेजेस पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट पेज से शुरू करें, राइट पेज पे ले जाएं। पैसे पे किए हुए ना, पेपर के पैसे पे किए हैं, तो 2 पेजेस यूज करने में कोई मसला होता है? नहीं मसला होता, 2 पेजेस यूज कर लो। कीचिया मीचिया मारने से ना अपने आप को समझ लेंगे ना एग्जामिनर को समझ लेंगे, फायदा कोई नहीं है। तो अपने लिए आसानी पैदा करो, एग्जामिनर के लिए भी आसानी पैदा करो। प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जी। कोई यार गलती हो गई है, प्रोडक्ट्स के नाम भी ABCD हैं, तो फिर यहां पर कहां से शुरू करना चाहिए था? JK LMNOP की और ST। ठीक है, अब मेरे से गलती हो गई है, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं इन प्रोडक्ट्स के नाम चेंज कर देता हूं, JK LM करने लगा हूं। ठीक है जी, जे पेपर में नहीं करना, आपने पेपर में गौर से देख लेना, पेपर में आपने नाम चेंज नहीं करने, JK L और M। क्या जे वाला प्रोडक्ट 2 हैं, एक डैमेज और एक सही? सही कितने होंगे? 2400, 15,000 में से 2400 निकाल दें तो बाकी 12,600 हो गए। तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, गुड डैमेज 12,600 और 2,400। फासले पर 2-3 लाइंस के फासले पर काम करें के 25,000 और 4,000, इसका मतलब है 21 और 4, 21 और ये घड़ी तो ज्यादती कर रही है फिर हमारे साथ। 5 बज गए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज की ब्रेक करते हैं, बाकी का काम बाद में करते हैं। चलें जी, ये हमने प्रोडक्ट जे बोला, ये के बोला, इसकी चीज़ें लिख दी। JK LM 5,000 और 8,000, L और M हमने नाम चेंज कर दिए हैं, 5,000 और 8,000। ये आपने क्वांटिटीज लिख दी हैं, बाइफरकेट कर दी हैं। अब अगला काम है आपका यहां पर कॉस्ट ढूंढ कर लेकर आना। क्या कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड मुझे ऑलरेडी गिवन किया हुआ है? मुझे कोई इसमें मसला तो नहीं है कैलकुलेट करने का? ठीक, कोई ऐसा मसला उसने नहीं डाला। क्या डैमेज यूनिट्स की भी यही कॉस्ट पड़ी होगी या कोई चेंज होगी? डैमेज यूनिट्स की भाई बनने के बाद ही डैमेज हुए हैं ना, ठीक, तो सेम कॉस्ट ही होगी। 800, 700, 900, 1275, तो इन दोनों के सामने 800, 900, 700, अच्छा यार 700, देन 900, 1200 पूरा 1275, ये आ गई आपकी कॉस्ट। क्या अब आपकी सेल प्राइसेस में मसला है? यस, ये कौन सी प्राइसेस है? इंक्लूसिव ऑफ 10% है। यू नीड टू कन्वर्ट दीज ऑल एक्सक्लूसिवली, और जोन सा भी काम करें उसकी प्रॉपर वर्किंग आपके पेज के ऊपर हुई होनी चाहिए। यहां पे समरी लेकर जाएंगे, ठीक है?
तो यहां पर आप अलहदा से इसकी एक छोटी सी वर्किंग बना दें। 4 प्रोडक्ट्स हैं, अब हमने नाम चेंज कर दिए हुए हैं JKLM, या घर में बैठे हुए बच्चे यही ना परेशान ही होते रहे कि उधर ABC लिखा हुआ है तो मैं ये नाम ये उड़ा देता हूँ। ऐसे में परेशानी घर वाले बच्चों को दूं तो फ़ायदा कोई नहीं है। ABCB C एंड D ये गुड यूनिट्स हैं, ये डैमेज्ड हैं। ये लें जनाब, मैंने क्वेश्चन के मुताबिक कर दिया है काम। और A, B, C और D की मेरे पास कौन सी प्राइसेस मौजूद हैं? सेल्स इंक्लूडिंग, सेल इंक्लूडिंग, जो सी हैं एज इट इज लिखें। 1144 990 1320 1980। क्या है जी? 1144 बोलते जाओ ना यही, 990 1320 1980। अब मैंने सोचना है, अपना ये वाला फार्मूला लिखना है। मुझे चाहिए बिफोर इंक्रीज, तो मैं क्या करूंगा? आफ्टर इंक्रीज डिवाइडेड बाय 1.1। तो मैं यहां पर लंबा चौड़ा काम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा भाई ये तुम जे हो और सेल्स एक्सक्लूडिंग निकालने के लिए मैं कहूंगा जे डिवाइडेड बाय 1.1 बस। तो मेरे पास क्या चीजें आ जाएंगी? एक्सक्लूडिंग वाली वैल्यूज आ जाएंगी और मेरी वर्किंग भी फुल फ्लैज हुई हुई है। इसको हम बोल देते हैं कि ये के है। जल्दी जल्दी बताएं क्या? 1040 900 1200 1700 1800। मेरे पास क्या चीज आ चुकी है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू, नॉर्मल सेल वैल्यू आ गई हुई है। अच्छा, अब हमें बेहतर है कि हम ये चीज़ें कुछ ना कुछ क्या कर लें, पढ़ लें, तो ज़्यादा अच्छी बात है कि ये एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, ताकि ये ना हो कि जी हम आगे गलतियां करते चले जाएं और प्लान कुछ भी ना किया हो हमने। ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी a discrepancy of 900 completed units was observed। 900 यूनिट्स का फर्क आ रहा है, फिजिकल काउंटिंग हुई है। तो on investigation it was found that 5600 यूनिट supplied to a customer, मैंने भेजे कितने थे? 5600, were erroneously recorded as 6500 यूनिट्स। मेरे पास मौजूद हों और मैंने चीजें भिजवाई हैं 100, लिख गया हूं मैं 150, क्या होगा? मेरे पास फिजिकल ज्यादा पड़ी होंगी या कम पड़ी होंगी? दोबारा से सुन लें, दोबारा से पढ़ लें, जरा सोच लें। मैंने चीजें बेची हैं 100, लिख दी हैं 150। भेजी कितनी है? लिख दी है किताबों में 150। मेरे पास फिजिकली ज्यादा होंगी या किताबों में ज्यादा होंगी? फिजिकली। ये चीजें क्या हैं? ये किताबों वाली हैं या फिजिकली हैं? ये किताबों वाली। तो इसका मतलब है मेरे जो 900 यूनिट्स हैं मौजूद हैं, मेरे पास हैं, किताबों में क्या हो गए हैं? कम। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट सी है 5000, क्या ये गलत क्वांटिटी है? इसमें मुझे क्वांटिटी ऐड कर लेनी चाहिए या लेस कर देनी चाहिए? इसमें क्या कर लेनी चाहिए? मुझे ऐड कर लेनी चाहिए। तो ये बस सोचना होता है। कोई स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देगा, कोई सही तरीके से क्या कर देगा? प्लस कर लेगा। हम ये जो छोटे छोटे से मार्क्स है ना, यहां पे मार्क्स लूज करते हैं। इजी मार्क्स जब हम लूज करते हैं ना, तब हम क्या होते हैं? फिर हम कहते हैं मुझे क्यों निकाला।
ठीक है, फिर सिंपली यही वाली बात होती है। अगर हम इजी मार्क्स को लूज ना करें तो हम आराम से पास हो जाएं। वो स्टूडेंट जो 42, 43, 45, 47 के ऊपर फेल होता है, क्यों होता है? वो ये चंद मार्क्स की वजह से फेल हो रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा नहीं मार खा रहा होता। तो आप लोगों ने इन छोटे छोटी सी चीजों को गौर से पढ़कर थोड़ा सा सोच कर कि मसला क्या है, यहां पर ऐड करना है, लेस करना है, अपने आप से पूछो कि सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है। जब तक आप गौर से पढ़ेंगे नहीं, सही आंसर नहीं कर सकते। असल चीज सबसे बड़ा फुकदान हमारा ये है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है और पढ़नी नहीं आती। इंग्लिश आती भी है तो पढ़नी नहीं आती, गौर से पढ़ना नहीं आता। हम समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दो चीजें मारती हैं पेपर में, एक ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा लो कॉन्फिडेंस। दोनों ही जानलेवा हैं, दोनों ही पेपर दोबारा से दिलवाने वाले हैं। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होके क्या करते हैं, फेल होते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो लो कॉन्फिडेंस से फेल होते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और एक दफा लुढ़के, स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट है, फिर लुढ़के, फिर क्या होता है, ठा करके लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, फिर उनसे पेपर पास करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी देखे हैं मैंने। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट से ही स्ट्रांग रखा करें। हम लोग कहते हैं बड़ा टाइम पड़ा है, जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, यही कहते हैं कि यार पिछली दफ़ा जो है ना हम रह गए थे, इस दफ़ा बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और फिर यही चीज़ क्या होते हैं, हम हफ्ते बाद ही भूल जाते हैं और सोचते हैं यार अभी बड़ा वक्त पड़ा है। और आखिरी महीने में भी फिर बच्चे पूछ रहे होते हैं 40 लेक्चर रह गए हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? ऐसा काम काइंडली ना कीजिएगा। अभी अगर हो भी गया हुआ है तो ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, अभी भी स्टिल टाइम मौजूद है। 20 डेज भी अगर आपके पास मौजूद हैं तो 20 डेज के अंदर भी ज़रब 10 लगाएं, 10 घंटे तो 200 घंटे बन जाते हैं अगर हम पढ़ें तो और सोचें तो। और 200 घंटे हों और 3 पेपर भी देने हों तो 70 घंटा फी पेपर कम नहीं होते, क्यों जी? 70 घंटे कम होते हैं? सोचें तो 70 घंटों में कितने सवाल सॉल्व हो सकते हैं, सोच के बताएं। सॉल्व करने हैं पूरे 70 सवाल सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन, उसके लिए हमें 40 मिनट चाहिए होते हैं, हम घंटा लगा लेते हैं। इसका मतलब 70 सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो 70 निकाल दो यार, 20 घंटे हमने पढ़ना भी तो है, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करने हैं, तो फिर भी 50 घंटे, तो 50 सवाल, हर चैप्टर के 5-5 सवाल, 10 चैप्टर हैं तो चलें जी। सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स एक्सक्लूडिंग आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी है, सी के अंदर क्वांटिटी ठीक नहीं है, मैंने यहां पे 5000 लिख दी है। क्या मैं पेपर में ऐसे कर सकता हूं, एक तरीकाकार, या फिर ये तो बड़ा अच्छा सा था, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है? तो 5900 ही करना है आपने। बेहतर ये है कि आप जो सी काम कर गए हैं ना उसे तरीके से ही डील कर दें। 5000 लिखा हुआ है, इसको यहां पर जमा 900 ही लिखें कि आपने एडजस्टमेंट की है। इसकी एंट्री भी पास करनी होगी आपको। क्या मैं इसकी एंट्री फौरी तौर पे पास कर सकता हूं? पास करनी है ना, उसने कहा एडजस्टमेंट्स पास करो। क्या एंट्री पास होगी इसकी? एंट्री क्या पास होगी इसकी जी? मुझे क्या पता कहां पे थी, यहां पे लिखा हुआ है। फिर क्या मैंने क्यों कढ़िया? चलें मैं बता देता हूं। डेटर क्रेडिट, चल देखते हैं क्या होती है, अभी देखते हैं। बेटा जी सबसे पहली बात अपने ज़हन नशीन कर लें, हम सीएमए पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, एक चीज, ठीक?
सीएमए में इन्वेंट्री में सिर्फ इन्वेंट्री की एंट्रीज करनी है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करनी, ठीक है। सीएमए में फाइनेंशियल काउंटिंग वाली ये दो एंट्रीज डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट नहीं आती, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट आती है, उसका दूसरा पार्ट परपेचुअल सिस्टम का, ठीक है। तो जब हमने इजाफी भेज दिया हुआ है क्वांटिटी, तो इसका मतलब है हमने इजाफी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी हुई है, तो अब क्या होगी उसकी रिवर्सल एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। आपकी एक एंट्री, एक एडजस्टमेंट आप पेज के ऊपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और एंट्री पास कर देंगे इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 900 यूनिट्स ज़रब 900 रेट था, 900 यूनिट्स से जो मुझे इन करने हैं, मैंने जस्ट वैल्यूज लिख दी हैं, 9 नाना 81 मिलियन हो जाएगा शायद। तो ये वाली एंट्री भी फौरी तौर पर कर दी हमने, ये देखते हुए कि ये करेक्शन होनी है, ठीक। हम लोग ये वाले मार्क्स नहीं अचीव करते हैं, हम सोचते नहीं है कि हुआ क्या हुआ है और मुझे क्या करना है, ये रीजन है। अब अगर जैसी एंट्रीज सुनने को मिली हैं, क्या एग्जामिनर को देखने को नहीं मिलती होंगी? क्या वो सर नहीं पकड़ता होगा? क्या उसका टक्करे मारने को दिल नहीं करता होगा? ये सारे काम उसको दिल करता होगा, लेकिन वो मार नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपनी बेगम से लड़ाई कर लेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके ऊपर गुस्सा कर लेगा, पेपर देख देख के उसको गुस्सा चढ़ेगा, वो क्या कर लेगा? बेगम से लड़ लेगा, यही करेगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता उसके पास। और क्या है? आपको तो आगे छेड़ भी नहीं सकता ना, वो उसको आपका नाम का पता है ना, आपको उसके नाम का पता है कि वो क्या कौन चेक कर रहा है। तो ये आपने पहली एंट्री पढ़ी और एडजस्टमेंट कर दी। डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस। अब सिचुएशन आ गई है इन यूनिट्स की। कहता है ये वाले यूनिट्स जो है ना, या तो इन्हें रिपेयर कर लो और सही वाली प्राइस पर बेच लो, या इन्हें एज इट इज बेच दो 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस। अब आप क्या करेंगे? क्या चेक करेंगे? इसको 60% करेंगे और इसमें से ये अमाउंट लेस करेंगे जो सी हायर होगी। ये वेल डन। जस्ट जो हायर होगी वो हमारी क्या होगी? एनआरवी वो वाली चूज करेंगे। वेल डन, ठीक हो गया। अब हम इसका मतलब है नॉर्मल सेल प्राइस हमने भी निकालनी है, अभी हमने निकाली भी नहीं है, अभी तो पूरी एडजस्टमेंट्स पड़ी भी नहीं है। आगे चलते हैं। विदाउट इंक्रिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट, ना तो रीवर्क करना पड़ना है, ना ही बेचने का खर्चा करना पड़ना है। 60% पे बेचा जा सकता है, एज इट इज उठाओ और बेच दो। कस्टमर हमारे हाथों में है, वो कहता है मैं 60% दे दूंगा रूटीन की प्राइस के। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी, इन दोनों का ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% and 20% रिस्पेक्टिवली ऑफ ओएल्स करंट रिटेल प्राइस। हमारी जो करंट रिटेल प्राइस है उसके ऊपर क्या करता है? डिस्काउंट मारता है। ओएल वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइसेस, हमें भी क्या करना पड़ेगा? कम करनी पड़ेगी। अब प्राइसेस डाउन करनी है, क्या करूं? आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। फार्मूलाज यूज कर लिया करें। ये वाली चीज मेरे पास मौजूद है, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, आफ्टर डिक्रीज चाहिए। इट मींस मैं इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट से क्या कर दूं? इसे मल्टीप्लाई कर दूं बी और डी की प्राइसेस को। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 माइनस 0 पॉइंट कितना रेट है जी बी का? डिस्काउंट कितना देना है? 15%। और 1 माइनस 0.2 इसको डिस्काउंट देना है ये वाला। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी अब सही वाली क्या आ जाएंगी? प्राइसेस आ जाएगी, रिटेल प्राइसेस मेरी जो बननी चाहिए।
ये 1040 ही आ जाएगी। 900 ज़रब 0.85 765 बस 1200 एज इट इज। 1800 ज़रब 0.8 1440। दीज आर माई प्राइसेस। ये मेरी करंट रिटेल प्राइसेस हो चुकी हुई हैं। ठीक, अब एक उसने कहा कि कौन कौन से यूनिट्स बेचे जा सकते हैं 60% पर। 60% करंट रिटेल प्राइस ये निकल कर आ गई आफ्टर डिस्काउंट, और 60% पर बेचे जा सकते हैं ए और बी। इसका मतलब है ए और बी की मुझे रिटेल प्राइसेस मालूम करनी है। इंटू 0.6 इंटू 0.6 पर बेचा जा सकता है। एक एनआरबी की ऑप्शन ये आ गई। तो हमने सेल्स टैक्स लेना ही नहीं, शामिल करना ही नहीं है। बाकी जो यूनिट्स हैं उन पे तो हमने वो तो हमने निकाल दिया है, उसे गेट आउट बोल दिया। वही तो हमने काम किया है, मेरे पास यही तो किया। एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स ही तो चाहिए हमें प्राइस। सेल्स टैक्स तो रिफंडेबल है या पेएबल है, कस्टमर से लेना है, आगे गवर्नमेंट को दे देना है। ठीक है जी, वो तो हमारी सेल है ही नहीं। कस्टमर से लेना है, गवर्नमेंट को दे देना है। दीज आर नॉट आवर सेल प्राइसेस। हमें अपनी सेल प्राइसेस के ऊपर आना है। उसके ऊपर मैं यहां पर आ गया हूं डिवाइड बाय 1.1 करके। 1040 को 60% से मल्टीप्लाई किया, एक एनआरबी की पहली ऑप्शन आ गई मेरे पास, और ये 459 आ गई। अगर कोई स्टूडेंट गलती कर सकता है ना छोटी मोटी, या पॉसिबिलिटी है भी, तो वो ये हो सकता है कि वो इसके ऊपर चला जाए कि यार मैं 900 के ऊपर 60% ले लेता हूं, वो 540 के ऊपर आ जाए, और नथिंग एल्स। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। असल इशू है बाकी के कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई होना। ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर चलना। अब आ जाए, हमने रॉ वर्क कर लिया। अब जो ऑप्शन कंपैरिजन की जो दी गई है ना कि ये लूं या वो लूं, ये हम आगे चल के देख लेंगे। चलें जी, सेल प्राइसेस क्या मैंने मालूम कर ली। नॉर्मल सेल प्राइसेस, नॉर्मल सेल प्राइसेस मेरी कौन सी हैं, ये है। नॉर्मल सेल प्राइसेस के हिसाब से ही डैमेज को भी काम करेंगे, और बाद में इससे कंपैरिजन कर देंगे उसको कि हमने कौन सी लेनी है। नॉर्मल सेल प्राइस मेरी 1040 765 900 वाली 1200 और 1440, ये मैंने ले ली है सारी की सारी। ठीक है जी, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू कंप्लीट किस किस को हिट करेगा, ए और बी की रिपेयर वाले को, सिर्फ डैमेज यूनिट्स 260 और 320। एक इसको करेगा 260 और एक इसको करेगा। डन हो गया। कॉस्ट टू सेल क्या सबको करना पड़ेगा या सबको करना पड़ेगा? 80 75 100 110 80 75 80 रुपए इसको भी देना पड़ेंगे, इसको भी देना पड़ेगा। 80 75 100 110। अब मैंने एनआरवी इसकी निकाल दें। 1040 में से 80 गए, 960 आ गया, ऐसे ही है ना। 960 इसकी क्या बनती है जी? 1040 माइनस 260 माइनस 80 700। इस 700 को मुझे कंपेयर करना है 624 से। विच वन इज हायर जी? 700 और 624। आई शुड टेक 700। इन दोनों में से जो लोअर है वो 700 बनता है। मैं यहां पर 700 लोअर लिख देता हूं ताकि मैं गलती ना करूं। ठीक है जी, बाकियों का बाद में डिसीजन करेंगे। 765 माइनस 75 695 690 690 765 माइनस 320 माइनस 75 370। इस 370 को मैंने कंपेयर करना है 450। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंस्टेंटली क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए। 459
तो मैं यहां पर 370 की बजाय और 459, तो मैं 459 चूज कर लेता हूं कि ये मेरी एनआरवी है और एनआरवी मेरी 700 से लोअर है। तो मैंने इसको फाइनलाइज कर दिया ताकि जल्दी जल्दी क्या हो, मैं गलती ना करूं। 1200 में से 100 गए, 1100, 1440 में से 110 गए, 1330। अब मेरा जस्ट कॉस्ट और एनआरवी का क्या करना है, कंपैरिजन रह गया। कॉस्ट मेरी 800, 960, विच वन इज लोअर, 800। कॉस्ट मेरी 700, 690, कौन सी, 690। अच्छा एक काम और, क्या मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है, ये बताएं। जहां जहां पे एनआरवी लो है वहां पर एडजस्टमेंट्स करनी है और मुझे फिर उसकी एंट्री पास करनी है, तो मैं क्यों ना साथ ही एक एनआरवी एडजस्टमेंट का रेट ही ले लूं यार, कि मुझे कितनी वैल्यू डाउन करनी है जहां जहां पे लोअर आती है। क्या ये लोअर आई है, ये वाली पहली लोअर नहीं आई, ये कॉस्ट आई है, ठीक है जी। इसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं यहां पे कुछ नहीं आना। 700 और 800, क्या 100 रुपए की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पर यूनिट, मैं यहां पर कहूंगा कि 100 रुपए की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10 मार्क्स है मेरे इसके, याद ये रखना है, 10 मार्क्स है मेरे। 690 और 700 कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, 10 रुपए की, मैं ये भी लिख दूंगा। 459 एंड 700, क्या इधर भी डाउन जाना पड़ेगा, यस जाना पड़ेगा। कितना डाउन जाऊंगा, 241। इधर 1100 900 कौन सा, कॉस्ट लोअर, इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं। 8000 सॉरी 1275 और 1330 कोई लोअर नहीं, 1275 इधर ये भी गया, ठीक। अब मेरे पास 3 चीजें आ गई हैं जिनकी मुझे क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। और एंट्रीज कैसे होंगी, क्या ये डैमेज्ड है जी, क्या डैमेज है, और डैमेज में भी कौन सा मुझे इसको आगे प्रोडक्शन में लेकर जाना है या इसको इंस्टेंटली बेच देना है, इसको प्रोडक्शन में लेकर जाना है, मींस इसको मैं इंस्टेंटली नहीं बेच रहा, ठीक है ना जी। तो इसकी एनआरवी एडजस्टमेंट क्या करूंगा, मटेरियल है फिनिश गुड है, मटेरियल है, दोबारा पढ़ लो, सोचना है। हमारी 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, 4 प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स, तो क्या ये हमारी फिनिश गुड है, तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट किधर जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जो डैमेज है, और उधर से आपने आगे लेकर जाना है, ठीक है बेटा, बस इतना सा फर्क है। इसको लेकर जाओगे, ये इंस्टेंटली बेच दोगे, इसकी एडजस्टमेंट जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के चांसेस हैं, लेके जा सकते हो। इंस्टेंटली बेच दोगे कितने के साथ, 241 ज़रब 4000, कितनी वैल्यू बनी, अच्छा 964 का आपको क्या आना है, लॉस जा रहा है जी, ऐसे ही है। बिकेगा कितने में, 459 में, कैश आएगा 459 और 459 इन्वेंट्री आउट हो रही है, कैश आपका आ गया 459, इन्वेंट्री आउट हो गई आपकी कितने से, 241 इंटू 964, और बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जा सकते हैं। आप इस तरह की एंट्री जरूर पास कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या आपका इतना लॉस जा रहा है, क्योंकि आप इंस्टेंटली हो सकता है बेच दें, लेकिन अभी आपने बेचा नहीं हुआ, ये बात याद रखनी है, आपने अभी बेचा नहीं हुआ। इट कुड बी कि आप सेल कर दें। आए एंट्रीज देखते हैं, इसकी टाइम बहुत शॉर्ट है, 2-3 मिनट रह गए हैं बस। पहली एंट्री, क्या मेरे पास 2400 यूनिट्स हैं, ज़रब 100 कितना हुआ, 24,000, क्या एंट्री बन रही है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या हुआ है, एनआरवी एडजस्टमेंट हुई है, मेरी फिनिश गुड थी, मैंने ट्रांसफर किया है, बस क्या किया, ट्रांसफर किया कॉस्ट ऑफ सेल्स में। आगे बढ़े, क्या मेरे गुड यूनिट्स हैं दूसरे, और कौन से गुड यूनिट्स हैं, क्या ये भी गुड यूनिट्स हैं बी के, ये भी किधर जाने चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये भी गए। 21,000 यूनिट्स थे, ज़रब 10, 2,10,000। अब डिफेक्टिव यूनिट्स हैं 4,000, इनकी एंट्री भी वही बनेगी। अभी मैंने बेची नहीं है, बेच दी होती तो मैं क्या करता, फिर वो वाली एंट्री आनी थी जो मैंने लिख दी थी, ठीक है, फिर स्क्रैप हो जाना था। अभी आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाएंगे, और ये वाली एंट्री हम पहले कर चुके हुए हैं, वो उधर जो लिखी थी मैंने, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट रिवर्सल है। पहले मैंने एंट्री पास की थी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ले बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आने के। मींस आपसे एंट्रीज भी पूछ सकता है, आपसे जस्ट एडजस्टमेंट भी पूछ सकता है, आपसे जस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी पूछ सकता है। एक और इससे पिछला क्वेश्चन है, अब उसका करवाने का टाइम नहीं है, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन का, बड़ा मशहूर B&G का एक क्वेश्चन है, हर टीचर मेरा ख्याल है करवाता है, और आप लोगों ने भी किया होगा, ये ना क्या जना नहीं किया हो। B&G नहीं याद, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन है ही एक क्वेश्चन CMA में, B&G का। अब इसके अंदर भी स्टूडेंट्स को जो मसले मसाइल होते हैं वो थोड़ी सी मैं बात क्लियर कर देता हूं। हम चल रहे होते हैं, अपना साल पूरा होता है हमारा, और ईयर एंड हो जाता है, हम किस पर चल रहे होते हैं, कॉस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। साल के आखिरी दिन हमें फिजिकल काउंट करना होता है। क्या करना होता है जी, साल के आखिरी दिन रात के 12 बजे कह लें, 31 दिसंबर रात 12 बजे हमें क्या करना है, स्टॉक काउंट करना है कि हमारी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इधर उधर ना हो जाए, ठीक है जी। तो अब हो सकता है किसी ना किसी वजह से आपका स्टॉक काउंट डिले हो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 10 दिन। मैं थोड़ा सा फासला रख के लिखने लगा हूं ताकि समझने में आसानी हो। यहां पे हुआ है आपका स्टॉक काउंट, यहां पे है आपका ईयर एंड। क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? चलो FCA तो हो ना, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो ना, ठीक है ना, हमसे तो सीनियर ही हुए ना, हम AC हैं आप FC हैं। अच्छा, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट रिवर्स बैक जा सकता है? हाँ जा सकता है, क्या क्यों नहीं जा सकता। एक लेजर बनाना है, बस एक लेजर का कॉन्सेप्ट है बेटा। आपका एक अदद इन्वेंट्री का लेजर होता है, जौन सी भी डेट पहली हो वो यहां पर लिखी जाएगी या बाद वाली यहां पर लिखी जाएगी, पहली यहां पर लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये है 31 दिसंबर, ये है से 10 जनवरी, तो 10 जनवरी वाली आप यहां पर लिखो। इसमें कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, यहां पर आ जाएगी 31 दिसंबर, कितनी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, एक आती है इन्वेंट्री, अगर मटेरियल है तो वो परचेज हो रहा होगा, इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये परचेज होगी, और अगर फिनिश हुआ तो यहां पे प्रोडक्शन आ जाएगी। यहां पर क्या आएगी, या तो इशू हो गए, इशू हो रहा होगा या बिक रहा होगा, ये 3 चीजें हैं, डिपेंड करता है आपका मटेरियल है या फिनिश गुड है। इशू होगा या यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी एंड नथिंग एल्स। अब
जितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकता है आपको सेल प्राइस दी हो। अगर सेल प्राइस दी होगी कि इतनी की चीजें गई हैं जिनकी सेल प्राइस इतनी थी, वंस अगेन यू विल हैव टू यूज अ मार्कअप और मार्जिन टू कम बैक एट अ कॉस्ट। ठीक है जी, यहां पर आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। ये परचेज होगी इस टेन्योर की। तो आप यहां पर बैठे होंगे, आपने स्टॉक काउंट किया है। क्या किया बेटा? स्टॉक काउंट किया है। आपने हमेशा स्टॉक काउंट से शुरू करना है। डेट लिख लेनी है कब हुई है, 10 जनवरी। फर्ज करता हूं मैं, यहां पे आपने स्टॉक काउंट किया और उसकी कॉस्ट आ गई है 2000, आपने वर्कआउट की है। आपने जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट है 15,000, और जो आपने इस टेन्योर के दरमियान में चीजें खरीदी हैं वो हैं 20,000, 15, 2, 17 सही आ रहा है, 17 माइनस, चले इतने खरीदी हैं आपने। तो मैं अगर 10 जनवरी से शुरू किया है जो कि 2000 है, तो मैं क्या चीज ऐड करूंगा, क्या चीज लेस करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल क्या करूंगा? ऐड करूंगा। और लेस क्या करूंगा? तो मैं पहुंच कहां पे जाऊंगा? बैलेंस एट 31 दिसंबर जो कि ईयर एंड का बैलेंस होगा। कितना आया? 5,000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया रिकॉन्सिलेशन का पहला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट मजीद क्या हो सकता है? क्या फिजिकल काउंट करते हुए गलती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो फिर उसकी गलती का इंपैक्ट सही करोगे कि नहीं? अब ये चीज कहां पर ठीक होनी चाहिए है? इसमें ठीक होनी चाहिए। अब गलती किसी भी किस्म की हो सकती है। उन गलतियों में से चंद एक गलतियां मैं आपको बता देता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मशीनरीज बेच रहा हूं, मेरा बिजनेस मशीनरीज का हो? ठीक है। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास किसी मेरे दोस्त की मशीनरीज भी मेरे गोदाम में पड़ी हो? तो वो मेरा स्टॉक होगा या मेरे दोस्त का? तो वो अगर गलती से काउंट हो सकता है तो फिर क्या करोगे? उसे लेस कर दोगे। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना माल कुछ अपने दोस्त के प्रेमिसेस पर खवाया हो? तो फिर क्या होगा? फिर हमने नहीं काउंट किया होगा, फिर क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दो चीजों के साथ जो मेरी बेचने के लिए पड़ी हुई हैं, एक चीज ऐसी हो जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं और ये भी काउंट हो जाए, जो कि मेरा बेचने वाला स्टॉक मेरा फिनिश गुड है, मेरा फिक्स एसेट है? क्या ये भी पॉसिबल है? तो फिर क्या कर दोगे? सारी बातों की एक बात, अगर मेरा स्टॉक नहीं है और लिखा गया तो क्या करो? निकाल दो। और अगर मेरा स्टॉक है और नहीं लिखा गया तो क्या कर दो? ऐड कर दो। यह है सारी चीजों की एक जनरल बात, और यह है रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट। यह होगी बैकवर्ड रिकॉन्सिलिएशन। क्या होगी जी? बैकवर्ड रिकॉन्सिलिएशन। अब क्या यह भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरा स्टॉक पहले काउंट हो जाए और मेरा ईयर एंड बाद में हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि मेरा 31 दिसंबर 2023, चलो यार 31 दिसंबर ईयर एंड है, और
मैंने जो स्टॉक काउंट किया 31 दिसंबर की सुबह सुबह कर लिया, हो सकता है? ठीक है जी, सुबह सुबह कर लिया। क्या उस दिन कुछ चीजें आ भी सकती हैं और कुछ चीजें जा भी सकती हैं? यस, आ सकती हैं, जा सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट अब आपका फॉरवर्ड रिकॉन्सिलेशन का अप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा फासले पर रख के लिखने लगा हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि मैंने 20 दिसंबर को क्या कर लिया, स्टॉक काउंट कर लिया। ये यकम 31 दिसंबर को भी हो सकता है, 31 दिसंबर की सुबह, 31 दिसंबर की दोपहर को, 31 दिसंबर की शाम को, जिसके बाद चीजें जा भी सकती हैं और चीजें आ भी सकती हैं। कॉन्सेप्ट वही वाला होगा। तो आपने क्या करना है, अब पहले डेट कौन सी है, हमेशा क्या किया करें, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया करें। पहले डेट कौन सी होगी, पहले 20 दिसंबर वाली होगी, और बाद में कौन सी होगी, 31 दिसंबर वाली। ठीक है जी। तो फिर अब अगर मैंने स्टॉक काउंट कर लिया है, चाहे वो 31 दिसंबर को कर लिया है, ठीक, और मैंने काउंट किया है तो ये आया है 3000। मैंने इसी टेन्योर के दरमियान में कुछ परचेजेस कर ली, कुछ चीजें बेच दी, से मैंने 500 की चीजें मेरे पास आ गई और 300 की जा चुकी हैं। उसी दिन, एक ही दिन की बात कर लेते हैं, सुबह के वक्त हुआ स्टॉक काउंट और उसी दिन बाद में कुछ चीजें मेरे पास आ गई और कुछ चीजें चली गई। तो मेरा जेन्युइनली स्टॉक कितना होना चाहिए, वो 300 स्टॉक फिजिकल 3000 है। अब क्या चीज ऐड होगी, अब परचेजेस ऐड होगी। इधर क्या हुआ था, लेस हुई थी। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलोगे गलती नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट पे नहीं चलोगे तो गलती हो सकती है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है, अगर कॉन्सेप्ट हो तो फिर रट्टे की जरूरत नहीं होती है। तो ऐड करोगे आप परचेजेस और लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ख्याल रखना है कॉस्ट को करना है। अगर आपको इसकी सेल प्राइस दी हो तो मार्कअप मार्जिन लगा के क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट वर्कआउट करना पड़ेगी बच्चों, और फिर आप पहुंच जाओगे 5300। 3200 हो गया, ले जनाब। स्टिल वही वाली गलतियां यहां पर पॉसिबल हैं जो मैं हमने पहले डिस्कस कर दी हैं, वो इसकी अंदर गलतियां हैं। उसको भी हम रिकंसिलेशन में ऐड प्लस कर लेते हैं कि जो सी चीज हमारी है नहीं लिखी गई ऐड अप कर दो, जो सी चीज हमारा स्टॉक नहीं है वो लिखा गया उसे गेट आउट बोल दो। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है किसके अंदर, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है, जो कि आपका एक मशहूर ज़माना क्वेश्चन बी एंड जी का है, उसके अंदर अप्लाई हो रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है, अगर कोई मसला हो तो मैं यहीं पे ही हूँ अगले 4-5 दिन, आप वो देखें, उसके अंदर जो सी प्रॉब्लम आए वो मेरे साथ क्या कर लें, डिस्कस कर लें। एक काम रह गया हमारा, मैंने एवरेज कॉस्ट का शॉर्टकट नहीं सिखाया आपको। वो एक लंबा चौड़ा हम ग्राफ बनाते हैं, परचेजेस के 3 कॉलम हैं, इशू के 3 कॉलम और फिर बैलेंस के 3 कॉलम, और हम अपना टाइम अच्छा खासा वेस्ट कर देते हैं किसके अंदर, इन्हीं चीजों के ऊपर ही, जो कि हम क्या कर सकते थे 3 कॉलम के अंदर सॉल्व कर सकते थे। इसको हम कल सुबह सुबह इंशाल्लाह पहले थोड़ी सी देर के अंदर 10-1 मिनट में डिस्कस करेंगे कि वो वाला मेथड क्या है, ताकि हमें शॉर्टकट्स भी थोड़े से पता हो। हैं, दूसरा कौन सा टॉपिक होगा वो देख के बताता हूँ। दूसरा टॉपिक होगा बच्चे सीवीपी इंशाल्लाह, यस, द जाइंट टॉपिक। कोई उसका बहुत पुट्ठा सा क्वेश्चन जो है ना वो आप मुझे बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, हैं आसान आसान तरीके से। मेरी कोशिश होती है आसान की है, मुश्किल वाली तो सानू आंदा ही नहीं है,
मुझसे खुद नहीं होते भाई मुश्किल अंदाज से, मैं क्या करूँ, मैं नालायक तरीन इंसान हूँ। नालायक तरीन इंसान क्या करता है, ज़रा अपने लिए आसानियाँ ढूंढ लेता है, वही आसानियाँ आपको मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सीवीपी का एक बेस्ट तरीका कार होता है उसको सॉल्व करने का, और मुझे कोई तरीका कार नहीं समझ लगा। जो तरीका कार उसका सॉल्व करने का है मैं इंशाल्लाह उस तरीके से कराऊंगा कि जैसे स्टूडेंट्स को करना चाहिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।